नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लखनऊ क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले की भी दो वीडियो में हमने इसी टॉपिक पे बात किया था। उन वीडियो में हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज़ के बारे में जाना था। आज की हम इस वीडियो में इसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में जानेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला पहली बात है इसमें जुड़ी हुई कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे लॉर्ड पामर्स्टन। रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। रिवोल्ट की शुरू होने के समय पे कमांडर इन चीफ कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी का? वो थे जॉर्ज एनिसन। रिवोल्ट की शुरुआत होने के बाद इस आर्मी के कमांडर इन चीफ कौन बने? वो थे कॉलिन कैम्पबेल। कॉलिन कैम्पबेल वही इंसान थे जिन्होंने लखनऊ और कानपुर के रिवोल्ट को सप्रेस किया था या रोक खत्म किया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे इंडिया के एम्परर किसे घोषित किया गया था? वो थे बहादुर शाह। रिवोल्ट ऑफ 1857 के गवर्नमेंट हिस्टोरियन मतलब कि सरकारी इतिहासकार, मतलब कि वो व्यक्ति जिसने इस घटना पे शोध की, रिसर्च की थी, वो थे एस.एन. सेन। डॉक्टर एस.एन. सेन भी कहा जाता है। अब हम इसी रिवोल्ट से जुड़ी कुछ किताबों के बारे में और उनके राइटर्स के नाम जान लेते हैं। इससे भी कई बार दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। तो पहली किताब जो है वो है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके राइटर थे वी.डी. सावरकर। अगली किताब हमारी द ग्रेट रेबिलियन। इसके राइटर थे अशोक मेहता। अगली किताब है हमारी सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके राइटर थे आर.सी. मजूमदार। अगली हमारी किताब है 1857, जिसके राइटर थे डॉक्टर एस.एन. सेन, जो कि इस रिवोल्ट या इस घटना के सरकारी इतिहासकार या फिर गवर्नमेंट हिस्टोरियन भी थे। अगली हमारी किताब है रेबेलियन 1857। इसके राइटर थे पी.सी. जोशी। अगली हमारी किताब है कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी। दोस्तों, ये इस किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम है। इसका रियल नेम जो था वो असबाबे बगावत ए हिंद। असबाबे बगावत ए हिंद। इसके राइटर थे सैयद अहमद खान। और इस बुक की खासियत यह है कि ये इंडियन लैंग्वेज में, मतलब किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली किताब है। तो दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, ये बात इस किताब को थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बनाता है। अगली हमारी किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी। इसके राइटर थे एस.बी. चौधरी। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस रिवोल्ट पे स्कॉलर्स ने क्या क्या कहा इस रिवोल्ट के बारे में वो थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले स्कॉलर थे डॉक्टर एस.एन. सेन, जिन्होंने इस रिवोल्ट को कहा था फ्रीडम स्ट्रगल इन लैक ऑफ नेशनैलिटी, मतलब कि राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम। बात इनकी भी सही थी। यहाँ पे नेशनैलिटी की फीलिंग इस रिवोल्ट में आप देखेंगे तो बहुत ही कम थी। यहाँ पे पर्सनल ग्रीवियंसेस लोगों के ज़्यादा थे। वो अभी हम आगे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अगले हमारे स्कॉलर हैं टी.आर. होम्स। इन्होंने कहा था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरिज्म। बारबेरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। अगले हमारे स्कॉलर हैं वी.डी. सावरकर। इन्होंने कहा था फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। दोस्तों, इस लाइन को अंडरलाइन करने का मतलब ये था क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले हमारे स्कॉलर थे अशोक मेहता, जिन्होंने इस रिवोल्ट को कहा था नेशनल रिवोल्ट। अगले हमारे स्कॉलर हैं कार्ल मार्क्स। आपने कई बार नाम सुना होगा सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस में। इन्होंने इसे कहा था नेशनल रिवॉल्यूशन। अगले हमारे स्कॉलर हैं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। इन्होंने कहा था नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 ना ही फर्स्ट, ना ही नेशनल और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। बात इनकी सही थी। अब पहले फर्स्ट पॉइंट की तरह इसके बारे में भी हम आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अगले हमारे जो स्कॉलर हैं वो बेंजामिन डिज़रायली हैं।
इन्होंने कहा था नेशनल रिवोल्ट। अब आप दोस्तों कहेंगे अशोक मेहता ने भी यही कहा था और इन्होंने भी यही कहा था। दोस्तों इसमें अंतर ये है कि इन्होंने ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में कही थी और उस टाइम पे बेंजामिन डिज़रायली जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे और ये पूर्व प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे इंग्लैंड में। अब हम कुछ सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट और उन सेंटर्स पे उनके लीडर कौन थे और साथ ही साथ उस सेंटर उस जगह पे उस रिवोल्ट को सप्रेस करने वाले ऑफिसर्स कौन थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली जगह है दोस्तों दिल्ली, जहाँ पे लीडर जो थे वो बहादुर शाह जफर थे और ऑपरेटिव ऑफिसर जो थे वो निकोलसन हडसन थे। अगली जगह है झांसी, सभी को मालूम है यहाँ के लीडर थी रानी लक्ष्मीबाई और ऑपरेटिव ऑफिसर जो थे वो जनरल ह्यूरोज थे। अगली हमारी जगह है बिहार, जहाँ पे लीडर थे कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर को बिलोंग करते थे और यहाँ पे ऑपरेटिव ऑफिसर थे विंसेंट आयर एंड विलियम टेलर। अगली हमारी जगह है फैजाबाद और यहाँ पे लीडर थे मोहम्मद अहमदुल्ला और यहाँ के ऑपरेटिव ऑफिसर थे जनरल रेनॉल्ड। अगली हमारी जगह है लखनऊ या फिर अवध। तो दोस्तों अगर अवध लिख के भी आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, लखनऊ और अवध एक ही जगह है। यहाँ पे लीडर थी बेगम हजरत महल और यहाँ पे ऑपरेटिव ऑफिसर थे कॉलिन कैंपबेल। अगली हमारी जगह है कानपुर, यहाँ पे लीडर थे नाना साहेब और ऑपरेटिव ऑफिसर थे कॉलिन कैंपबेल। अगली हमारी जगह है इलाहाबाद, यहाँ लीडर थे लियाकत अली और यहाँ पे ऑपरेटिव ऑफिसर थे कर्नल नील। अगली हमारी जगह है ग्वालियर, यहाँ पे लीडर थे तात्या टोपे और यहाँ पे ऑफिसिव ऑफिसर थे फिर से जनरल ह्यूरोज। अगली हमारी जगह है मेरठ, यहाँ पे लीडर थे कदम सिंह, यहाँ कोई ऑपरेटिव ऑफिसर नहीं था। अगली हमारी जगह है बरेली, यहाँ पे लीडर थे खान बहादुर और यहाँ पे ऑपरेटिव ऑफिसर थे विंसेंट आयर। अगली प्लेस है आसाम, यहाँ पे रिवोल्ट के लीडर थे दीवान मनीराम दत्त एंड कनपेश्वर सिंह और यहाँ पे भी कोई ऑपरेटिव ऑफिसर नहीं था। अब हम इस रिवोल्ट से जुड़े कुछ डिफरेंट इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं, मतलब कि इस रिवोल्ट के दौरान हुई अलग अलग घटनाओं के बारे में जो जो कि महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। जैसे कि जो रिवोल्ट हम सभी को पता है इसका इमीडिएट कॉज क्या था, ग्रीस्ड कार्ट्रिज। इस ग्रीस्ड कार्ट्रिज को सबसे पहले 19th रेजिमेंट के सिपॉयज ने यूज करने से मना किया गया था और इनके मना करने के बाद इन रेजिमेंट के सिपॉयज को या इस रेजिमेंट को ही डिसॉल्व कर दिया गया था विरोध करने की वजह से, लेकिन सबको हटा दिया गया था नौकरी से। अगली जो घटना है वो 29 मार्च 1857 29 मार्च 1857 की है, जिस दिन मंगल पांडे जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, इन्होंने अपने दो सीनियर ऑफिसर ह्यूसन और बॉब को परेड में ही बैरकपुर जो कि कलकत्ता के पास है वहां पे शूट कर दिया था, गोली से मार दिया था, जिसके लिए इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। और इनको फांसी की सजा देने के बाद इनके जो फेलो सिपॉइज थे, मतलब इनके जो साथी सोल्जर्स थे, उन्होंने इन्हें मार्टियर मतलब शहीद माना था। और इस घटना से जुड़ी एक खास बात और भी है कि इसी घटना के तहत ये माना जाता है कि मंगल पांडे ने ही इस रिवोल्ट की पहली गोली चलाई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि इस क्रांति की पहली गोली किसने चलाई थी या इस रिवोल्ट की पहली गोली किसने चलाई थी, वो थे हमारे मंगल पांडे। अगली बात है इस रिवोल्ट की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी और शुरू करने वाले 20th नेटिव इन्फेंट्री के सिपॉइज थे। 11 मई 1857 को जो रेबल सोल्जर में इंडियन सिपॉइज थे जिन्होंने विरोध किया था अंग्रेजों का, उनका दिल्ली के रेड फोर्ट पे पहुंचना 11 मई 1857 को रेबल सोल्जर्स का दिल्ली के रेड फोर्ट पे पहुंचना इस इस रिवोल्ट की पहली घटना, पहला इवेंट माना जाता है। मतलब कि अगर हम कहें कि इस रिवोल्ट की पहली घटना क्या थी तो हम बताएंगे रेबल सोल्जर्स का दिल्ली के रेड फोर्ट पे पहुंचना जो कि 11 मई 1857 को हुआ, इस रिवोल्ट की पहली घटना है।
12 मई 1857 को बहादुर शाह को सोल्जर्स ने अपना लीडर और साथ ही साथ इंडिया का एम्परर घोषित किया था। फिर जितने भी सेंटर्स थे रिवोल्ट के, उसमें से 20 सितंबर 1857 को ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले दिल्ली को रीऑथराइज किया था। रीऑथराइज मतलब इस पे दिल्ली पे वापस से कैप्चर किया था, और दिल्ली पहला सेंटर था जहां पे रिवोल्ट को सप्रेस किया गया था। इस रिवोल्ट के फ्लैग सॉन्ग के राइटर जो थे वो अजीमुल्ला थे। इस रिवोल्ट का सिंबल जो था वो था लोटस एंड ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी, मतलब कमल और रोटी इस रिवोल्ट के सिंबल था। और इस रिवोल्ट में शामिल होने वाले सोल्जर्स में से सबसे ज्यादा सोल्जर्स अवध के थे, कि अवध के सोल्जर्स, लेकिन ऐसे लोग जो अवध में रहते थे और जो सोल्जर्स बने थे उनकी संख्या इस रिवोल्ट में सबसे ज्यादा थी, क्योंकि सबसे ज्यादा हर्ट उन्हीं के सेंटिमेंट्स हुए थे जब अवध पे कब्जा कर लिया था। और अवध के सैनिकों की संख्या भी काफी ज्यादा थी ब्रिटिश आर्मी में। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 75,000 सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में थे जो अवध को बिलोंग करते थे। बहादुर शाह को हुमायूं टॉम्ब या फिर हुमायूं के मकबरे के सामने से ही अरेस्ट किया गया था। इस रिवोल्ट के दौरान इलाहाबाद को इंडिया की इमरजेंसी कैपिटल घोषित की गई थी। इस रिवोल्ट के दौरान जनरल नील, हेनरी लॉरेंस और जनरल हैवलॉक लखनऊ में मारे गए थे। लेकिन लखनऊ में मारे गए कौन कौन से कि ऑफिसर्स थे, वो थे जनरल नील, हेनरी लॉरेंस और जनरल हैवलॉक। तो इससे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बन सकता है कि ये तीनों ही ऑफिसर्स का नाम दे दिया जाए और साथ ही साथ एक ऑफिसर का नाम और दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि इन चारों में से कौन सा वो ऑफिसर था जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में लखनऊ में नहीं मारा गया था, तो उसमें से आप इन तीनों को छोड़ के जो चौथा ऑप्शन होगा उस पर आप टिक लगा देंगे। आगे बात करते हैं। तो इस रिवोल्ट में 1857 के रिवोल्ट में जो मनी लेंडर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि सिंधिया, होलकर और निजाम, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मतलब कि इन्होंने अपना कोई भी सहयोग इस रिवोल्ट में नहीं दिया था। ग्वालियर में सिंधीज ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी वहां पे रिवोल्ट को सप्रेस करने में। इस रिवोल्ट को अपनी आंखों से देखने वाले इंसान थे मिर्जा गालिब, जिसके बारे में इन्होंने अपनी किताब रुदाद में लिखा था। रुदाद एक अरबी भाषा में लिखी किताब थी और इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो था वो था 10 तंबू। आगे हम जान लेते हैं इस रिवोल्ट के फेल होने के क्या रीजंस थे। मतलब कि ये रिवोल्ट इतने बड़े लेवल पे हुआ फिर भी ये रिवोल्ट फेल हो गया था, इसके कुछ रीजंस थे। तो वो पहला था कि इस रिवोल्ट में कोई भी कॉमन प्लान नहीं था मिलिट्री एक्शंस और सेंट्रलाइज लीडरशिप को लेकर। मतलब कि हर लीडर अपने पर्सनल ग्रीवियांस के लिए लड़ रहा था। जैसे कि अगर आप बहादुर शाह को देखेंगे तो वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनके सक्सेसर्स को कोई भी सुविधा देने से मना, कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने से ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था। ना ही वो अपने नाम के आगे इंपीरियल टाइटल्स यूज कर सकते थे, ना ही उन्हें पेंशन मिलनी थी, और ना ही वो रेड फोर्ट को अपने महल की तरह यूज कर सकते थे। वहीं पे रानी लक्ष्मीबाई को देखें तो उनका ग्रीवियांस ये था कि उनके बेटे को राजा मानने से मना कर दिया था। नाना साहेब को की ग्रीवियांस ये थे कि तात्या ओ सॉरी बाजीराव सेकंड को जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन भी इन्हें नहीं मिली, और दूसरा इनको अपनी जो इनकी फैमिली सीट थी पुणे में वहां से दूर कानपुर में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। बेगम हसन महल के ग्रीवियांस ये थे क्योंकि लखनऊ को अपने अंडर में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने, ये कह के कि यहाँ का मैनेजमेंट सही से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी लीडर्स लड़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल ग्रीवियांस के लिए लड़ रहे थे, उन्हें दूसरा जो लीडर लड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे कोई भी इनका कोई कॉमन प्लान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक इनका गोल, कॉमन गोल ये था कि
ये एंटी फॉरेन सेंटिमेंट्स देखिए जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ लड़ रहे, और इनके अलावा और इनको ही हटाना है। इसके अलावा इनका कोई भी कॉमन गोल नहीं था कि हमें अपने देश को बचाना है, इनमें कोई नेशनैलिटी की फीलिंग भी नहीं थी। अगला जो रीज़न था फेलियर का वो था कि ब्रिटिश एम्पायर के पास फार सुपीरियर रिसोर्सेज थे, भले ही वो फिर मैन के टर्म्स में हो या मनी हो या मटेरियल हो। मतलब कि ब्रिटिशर्स के पास अच्छे से अच्छे सोल्जर्स और ऑफिसर्स थे, जैसे कि लॉरेंस निकोलसन, हैवलॉक, आउट्रम, कैम्पबेल, जिन्होंने कई सारी बैटल्स लड़ी हैं इंग्लैंड के लिए और जिसमें उन्होंने इंग्लैंड को जीत दिलाई है। दूसरी चीज, ब्रिटिशर्स के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, और साथ ही साथ इनके पास मटेरियल रिसोर्सेज मतलब कि अच्छी से अच्छी गन्स थी, बुलेट्स थी, और कई सारी फैसिलिटीज भी थी, और साथ ही साथ इनके पास एक बैकअप भी था जो कि अगर ज़रूरत पड़ती तो इंग्लैंड से आ जाता। अगली अगला जो रीज़न है वो है कि ये मूवमेंट नेशन वाइड डायमेंशन पे नहीं फैल पाया। मतलब कि नेशन वाइड नहीं हो पाया कि ये जो मूवमेंट था ये केवल और केवल नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रह गया, वो भी सेंट्रल नॉर्थ इंडिया तक की। और ये ना ही तो ईस्ट में ज़्यादा स्प्रेड हुआ, ना ही ये वेस्ट में ज़्यादा स्प्रेड हुआ, और ना ही क्या कहते हैं ये साउथ तक पहुंच पाया था। और कुछ सेक्शंस जो थे सोसाइटी के वो उन्होंने अपराइजिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं किया, जैसे मैंने पहले बताया। मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, एजुकेटेड मिडिल क्लास और कुछ प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जो थे उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। वहीं कुछ रूलर्स भी थे इंडियन स्टेट्स के जिन्होंने पहले तो ज्वाइन करने से भी मना कर दिया, और वहीं कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जिन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस करने में हेल्प की, जैसे कि नेपाल ने हेल्प की थी, और बॉम्बे और मद्रास की आर्मी जो थी वो ब्रिटिशर्स की लॉयल ही रही, उन्होंने मतलब कि रिवोल्ट करने से भी मना कर दिया था। और जो सिंधीज और सिंधीज से उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी ग्वालियर में। तो इस वजह से देखेंगे कि ये मूवमेंट जो था ये काफ़ी सेंट्रलाइज्ड, काफ़ी कम जगह पे फैल पाया था, और इसमें भी एक कॉमन गोल्स भी नहीं थे इनके, और साथ ही साथ ये एक भी नहीं थे लीडर्स कि अगर ये एक साथ होके शायद लड़ते तो हमारा भारत हो सकता था 1857 में ही आज़ाद हो जाता। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।